सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। कारणाभावात कार्य भाव न तो कारणाभावात कार्य भाव। आज छोटी छोटी आयु में बच्चों के हार्ट अटैक हो रहे हैं। आपने जो राह ली है, आप जो राह दिखा रहे हैं प्राकृतिक जीवन शैली का और प्राकृतिक खेती का, आपको ये विचार कहाँ से आया? तो हमारे इस गुरुकुल के साथ 180 एकड़ खेती की भूमि थी। वहां मैंने 1981 में बहुत अच्छी गौशाला स्थापित की। बहुत बड़ी बीमारी है ये और प्राकृतिक ये जो चीज़ें हैं, इससे ही मतलब आपने जो नवजीवन पाया, ये क्या बात है? कि ऐसे मुश्किल हालात में आप जो प्राकृतिक खेती की जो बात कर रहे हैं, उसकी जो हिमायत कर रहे हैं, वो वहाँ पॉसिबल होती है? प्राकृतिक खेती में तो धरती की गुणवत्ता इतनी उन्नत हो जाती कि वो पानी को ऑब्जर्व करने की अपार क्षमता रखती। आचार्य देवव्रत जी मिशन मोड पे काम कर रहे हैं। 2 साल जो हिमाचल प्रदेश में थे, उन दिनों मैंने वहाँ पहाड़ी क्षेत्र में प्राकृतिक खेती का प्रचार किया। ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ये भारत की नहीं है। आपकी दिनचर्या के बारे में जानने की जिज्ञासा थी कि आप दिन में किस तरह से क्या कर रहे हैं? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मभूमि ग्रुप के इस मंच पे आप सभी दर्शकों का आत्मीय स्वागत है। आज हमारा जो मंच है बहुत विशिष्ट है। हम जब सात्विक जीवन, सत्वशील जीवन की बात करते हैं, इसके बारे में सोचते हैं, तो एक हमारे सामने एक ऐसा चित्र खड़ा होता है जो जीवन की जो सात्विक मूल्यों है उसके बहुत करीब रहते हैं और हमारे विचार का स्पष्टीकरण भी करते हैं। और जब इस विषय पे बात करने के लिए देश की एक ऐसी विभूति हमारे साथ है जिसने न सिर्फ सत्वशील जीवन को जिया है, लेकिन लाखों लोगों को एक राह चिंधी है। हमारे जन्मभूमि ग्रुप के ये मंच पे आज आ रहे हैं गुजरात के राज्यपाल और देश के बहुत बड़े शिक्षाविद आचार्य देवव्रत जी। श्रद्धेय आचार्य जी, आपका स्वागत है। ये हमारी आज का जो पॉडकास्ट है इसकी वैल्यू इसलिए बढ़ जाती है कि आचार्य देवव्रत जी ने राजभवन में हमें इनवाइट किया हमारी रिक्वेस्ट पे, और आप सबके लिए बहुत बड़ी एक सोच दे रहे, इसके बहुत बहुत बड़े विचार दे रहे हैं। आचार्य जी, मेरा पहला प्रश्न ये है कि आज जीवन शैली बदल रही है। हम एक जमाने में ऐसे बहुत कहा जाता है कि सर्वे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लेकिन आज जिस तरह से जीवन जा रहा है, खान पान की आदत है, हमारे यंगस्टर्स की बात है, एक सेहतमंद रहना, सेहतमंद समाज एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। आपका क्या विचार है इसके बारे में? दीपक जी, सर्वप्रथम तो मैं आपका बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आपने कुछ ऐसे वर्तमान जो चुनौतियां हैं समाज की, ऐसे विषय को लेकर आप लोक भवन पधारे और आपने जो अभी प्रश्न किया है, निश्चित रूप से गंभीर विषय है। आज से 30-40 वर्ष पहले हम हार्ट अटैक को नहीं जानते थे, डायबिटीज को नहीं जानते थे, कैंसर को नहीं जानते थे, कोई किडनियां नहीं बदलवानी पड़ती थी, किसी के घुटने नहीं बदलते थे। आज छोटी छोटी आयु में बच्चों के हार्ट अटैक हो रहे, छोटे छोटे बच्चे पेनक्रियाज फेल, किडनी फेल, कैंसर। तो मैं समझता हूं बिना कारण के दुनिया में कार्य नहीं होता। कोई व्यक्ति ये कहे कि भाई बादल बिल्कुल नहीं थे, वर्षा बहुत हुई, धुआं बहुत था लेकिन अग्नि बिल्कुल नहीं थी, तो ये असंभव बात है। हमारे यहाँ वैशेषिक एक शास्त्र है, उसमें लिखा है कारणाभावात कार्य भाव न तो कारणाभावात कार्य भाव।
कारण से ही कार्य होता, बिना कारण के कार्य नहीं होता। जब ये सब बीमारियां आज से 30-40 साल पहले दिखाई नहीं देती थी और एकदम विकराल रूप धारण कर गई, तो इसका कारण है। और वो कारण आजकल हमारी युवा पीढ़ी बहुत तेजी से फास्ट फूड, जंक फूड की ओर बढ़ रही है। और उसमें भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं समझता हूँ कि इस समय हमारे खेतों में जो यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक, इतना जहर डाला जा रहा है, जो खाद्य सामग्री में मिलता है और वो शरीर के अंदर जाता है, और उससे हमारे ऑर्गन धीरे धीरे, शरीर के अंग उस मंद जहर से कमजोर होकर बीमारी का शिकार होते हैं। और छोटी छोटी आयु में इतनी गंभीर बीमारियां, उसका मूल कारण हमारा खान पान, दिनचर्या। एक जमाना था दीपक जी कि जब गांव के आदमी समय पर सो जाते थे, सवेरे वक्त उठते थे। मेरे को बचपन अपने गांव का याद आता है। माँ की चक्की जब चलती थी आटा पीसने की, वो आवाज 4 बजे शुरू हो जाती थी, ठीक 4 बजे। और वो आवाज चलती थी, उसके बाद दूध बिलोना होता था, पशुओं का चारा कटता था, कोई दूध हाथ से निकालता था, सबको काम मिलता था। तो इतना शारीरिक परिश्रम लोग करते थे, और फिर सात्विक आहार होता था, तो बीमारियां नहीं थी। तो ये जो सब कुछ आजकल हम अल्ट्रा मॉडर्न बन के जी रहे हैं, इसके दुष्परिणाम ये सब खान पान के कारण, दिनचर्या के कारण, और ये खेतों में डलने वाले जरूरत से ज्यादा यूरिया, डीएपी, जहर के कारण। यदि इसको बदल देंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है हम ऋषियों की प्राचीन जीवन शैली अपनाएं तो पुनः स्वास्थ्य प्राप्त करना असंभव नहीं है। सर, बहुत सही बताया आपने। अभी डब्ल्यूएचओ की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है। आप भी जानते होंगे कि हम गुजरात की बात करते जी। हैं कि गुजरात में डेली करीब 200 कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं, और दुनिया में डेली 26,000 कैंसर के पेशेंट बढ़ते हैं। और इसके लिए ये टोबैको है, तम्बाकू है या शराब है, सिर्फ यही जिम्मेवार नहीं है, लेकिन हमारे जो खान पान है, हमारे जो अनाज है, उसमें जो उर्वरक जो उसका यूज़ होता है, कीटनाशक, इसकी वजह से ये सब हो रहा है। और आपने जो राह ली है, आप जो राह दिखा रहे हैं प्राकृतिक जीवन शैली का और प्राकृतिक खेती का, आपको ये विचार कहाँ से आया? आप पहले प्राध्यापक थे, आपने पढ़ाया भी है, आपने खेती भी की है, लेकिन और आप गवर्नर बने। गवर्नर का काम बहुत सारा होता है, फिर भी अपना समय निकाल के आप समाज को एक राह दिखा रहे हैं। दीपक जी, मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र हरियाणा में 35 वर्ष तक प्रधानाचार्य रहा। तो हमारे उस गुरुकुल के साथ 180 एकड़ खेती की भूमि है। वहाँ मैंने 1981 में बहुत अच्छी एक गौशाला स्थापित की, और उस खेती में जो हम गेहूं, चावल, दाल, सब्जी, भाजी पैदा करते हैं, तो गुरुकुल में 1,500 बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, लगभग 19 स्टेट से। तो वहाँ का जो उत्पादन है वही मैं बच्चों को खाने में उपलब्ध कराता था। एक दिन एक घटना घटी, आज से लगभग 10 वर्ष पहले। हमारे चावल का खेत था, यही जुलाई अगस्त का महीना था। हमारा एक खेती कर्मचारी दवाई का छिड़काव कर रहा था पेस्टिसाइड का खेत में, और वो उसके मगज में चढ़ गई और वो बेहोश होके गिर गया। तो दूसरा एक कर्मचारी, उसने उसको देख लिया वो गिर गया है, तो वो दौड़ा आया, उसने हमें बताया, तो हम गाड़ी लेके गए, उसको लेके अस्पताल गए। 3 दिन में मुश्किल से हमने जान बचाई उसकी। और ये मैं पहले भी अखबार के माध्यम से कई बार पढ़ता रहा
कि भारत देश में सैकड़ों किसान प्रतिवर्ष दवाई छिड़काव करते करते मगज में चढ़ने के कारण मर जाते हैं। तो जब ये 3 दिन मैंने उसको जीवन और मृत्यु से जूझते हुए देखा, तो मेरे मन में एक विचार गया दीपक जी, कि मेरे पास माता पिता ने लगभग 1500 बच्चे छोड़े हुए हैं आवासीय रूप से गुरुकुल में, और मैं जो इन बच्चों को खिला रहा हूँ इस खेत का ही सारा साग भाजी अनाज खिलाता हूँ। ये जो खेती कर्मचारी था, इसने वो दवाई न तो खाई न पी, केवल छिड़काव करते हुए ही मगज में चढ़ के मौत का कारण बन गई। और मैं उस दवाई को सीधा साग भाजी में डलवाता हूँ, अनाज में डलवाता हूँ, फलों में डलवाता हूँ, और वो खाना बच्चों को देता हूँ। इससे बड़ा अपराध और पाप हो नहीं सकता। मैंने उसी दिन संकल्प लिया कि मैं इस रासायनिक खेती को नहीं करूँगा, इसका विकल्प ढूंढूंगा और इस जहर वाली खेती को छोड़ूंगा। यहां से मेरा इस दिशा में प्रवेश हुआ। सर, मैंने कहीं पढ़ा है कि आप जब छोटे थे जी और एक बहुत बड़ी बीमारी आई और प्राकृतिक ये जो चीजें हैं इससे ही मतलब आपने जो नवजीवन पाया, ये क्या बात है? हाँ, आपने ये जो घटना है दीपक जी, ये 1998 की है, 1998 की। उन दिनों में गुरुकुल कुरुक्षेत्र में प्रधानाचार्य था, और हमारा जो गुरुकुल है वो एक आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा में है, उसके द्वारा संचालित होता था। कोई अनुदान वो देते नहीं थे, न सरकार का कोई अनुदान था। पुराने जमाने की छोटी ईंट की मिट्टी में बिल्डिंग थी, टूटी फूटी सी थी। जब मैंने 1981 में वहाँ प्रधानाचार्य पद स्वीकार किया, तो मैं लोगों को कहता हूँ मैं इसलिए प्रधानाचार्य की साल में नहीं बना कि मैं बहुत योग्य था, मैं इसलिए बन गया क्योंकि वहाँ कोई आना ही नहीं चाहता था। तो वहाँ 50-60 बच्चे दीनहीन गरीबी से जूझते हुए, थोड़ा बहुत पढ़ना, माँ बाप जो बच्चा बिगड़ जाता वहाँ भेजते, ऐसी स्थिति थी। लेकिन मैंने लक्ष्य लिया कि अच्छों को तो अच्छा दुनिया बनाती है, उनको लाइन पे लाओ जो समाज के लिए समस्या है। और वहाँ मैंने बहुत मेहनत किया। दिन में मैं बच्चे पढ़ाता, रात को बाद दोपहर में गांव में जाता, उनके लिए गेहूं चावल दान रूप में इकट्ठे करता। और ये काम मैंने दीपक जी 22 साल तक किया, बहुत लंबा समय होता है। वो दीनहीन जो गुरुकुल था उसके लिए मैं पैसे का भी धनाढ्य लोगों से दान लेता, गेहूं चावल बच्चों के खाने के लिए दान करता। और धीरे धीरे मैंने पढ़ाई में बच्चों का स्तर बढ़ाया, खेल जगत में बढ़ाए। वो 50-60 से उनकी संख्या 300-400 हो गई, फिर 800-900 हो गई। और उसमें जो मेहनत हुई, हमारे बच्चे खेल जगत में कीर्तिमान स्थापित करने लगे, पढ़ाई में अच्छे होने लगे। तो उन दिनों क्या घटना घटी जो आपने मेरे से पूछा, मई जून का महीना, मई का महीना जी। था, लूएं चल रही थी, और मैं दिन में पूरा दिन गांव गांव जाकर बच्चों के लिए जो गुरुकुल में पढ़ते थे उनके लिए गेहूं इकट्ठी करता था। अब तेज गर्मी में लू लग के मेरे को बुखार हो गया। मैंने सोचा यदि तू बुखार में लेट गया तो किसान लोग हैं, जितना जरूरत का वो रख लेंगे, बाकी को वो बेच देंगे, बाद में तेरे को कौन देगा। और ये गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ते हैं इनको बेचारों को खाना कहाँ से मिलेगा, ना तो सरकार का अनुदान है ना और कोई सहयोग है। तो ऐसी स्थिति में मैं अपना डॉक्टर खुद बन गया। एक क्रोसिन का पत्ता लिया मैंने, और हर 3-4 घंटे में एक खा लेता, जब बुखार होता फिर खा लेता, फिर और दिन भर काम करता, लू में अनाज मांगता घूमता। तो मैं उस साल का बच्चों के लिए गेहूं तो एकत्रित कर गया, लेकिन मेरा वो बुखार टाइफाइड में बदल गया।
और वो बिगड़ गया। फिर मेरे को एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया। उन्होंने इतनी तेज एंटीबायोटिक मेरे को दी कि बुखार तो मेरा 10 एक दिन में कंट्रोल हुआ, बहुत लंबा चला। लेकिन दवाइयों का इतना साइड इफेक्ट था कि मेरे को लैट्रिन के रास्ते ब्लीडिंग शुरू हो गई और वो ब्लीडिंग डेली बढ़ती चली गई। फिर मेरी चिंता बढ़ी। मैंने अपनी पत्नी को एक दिन दिखा, देखो ये क्या, वो डर गई, ये तो बहुत खतरनाक है। तो उसके बाद फिर हम डॉक्टर पे उसी पे गए जिसने इलाज मेरा टाइफाइड का किया। उन्होंने दवाई दी, वो रोग नहीं पकड़ पाए, दवाई देते रहे, वो और बढ़ती चली गई। आयुर्वेद भी किया, होम्योपैथी भी किया, मेरा रोग बढ़ता गया और इतना खतरनाक हुआ। मेरा लगभग 84 या 88 केजी वेट था उस समय और वो 53 पे आ गया, 53 पे। इतना वीक, और दिन में 20-25 बार मैं लेटरिन जाऊं तो ब्लड ही निकल जाए। तो ऐसी अवस्था होने पे महीनों खराब कर दिए हमने। परिवार के भाईजन मेरे को ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली ले गए। एक अपोलो वहाँ नया बना था, उन दिनों वहाँ दिखाया। पीजीआई चंडीगढ़ में था, वहाँ दिखाया। तो वो उन्होंने वीडियो एंडोस्कोपी की मेरी इंटेस्टाइन का। उन्होंने कहा आप तो बहुत लेट हो गए। अच्छा। और इनका तो सब कुछ गल गई, आंत कुछ बचा नहीं। आंत को काट के बाहर निकालेंगे और यहाँ एक थैली लगाएंगे, इसमें कुछ समय निकाल भी सकते हैं और नहीं भी निकाल सकते। ऐसी हालत मेरी उस समय थी। लेकिन वो एक लंबी चर्चा है। मैं नजदीक से मृत्यु को बहुत नजदीक से देखा और दुनिया को भी नजदीक से बहुत देखा। ऐसी हालत मेरी उस समय हुई थी कि जो मित्र जन परिचित लोग एक बार देख करके गए मुझे अंतिम अवस्था में, दोबारा नहीं आए। उनको पता था वो जा लिया होगा, ऐसी हालत थी। लेकिन ऐसी अवस्था में जब चारों तरफ रास्ता बंद हुआ तो मेरे को एक प्राकृतिक चिकित्सक थे पांचली जिला मेरठ में। मैं वहां गया, स्वामी जगदीश्वर आनंद उनका नाम था। 94 साल की उनकी आयु थी, 94 ईयर्स। उनके पास में गया तो उस आदमी ने बड़ी तपस्या मेरे साथ की और प्राकृतिक ढंग से मेरा, प्राकृतिक चिकित्सा से मेरा इलाज किया। इतनी कमजोरी में 21 दिन का जल उपवास मैंने किया और वो जो प्राकृतिक चिकित्सा के थे वो ट्रीटमेंट चलाए। उनसे शरीर में जितने भी विकार थे, फॉरेन मैटर था, वो सब निकाल दिया और ब्लड प्योरीफाई हो गया। मेरे को केवल रस पे रखते थे, सब गंदगी निकली तो ब्लड प्योरीफाई हो गया और मेरे वो जो जख्म थे ना हाथों के, वो धीरे धीरे भरने शुरू हो गए। करिश्मा हुआ कि इस बीमारी का जो डॉक्टर्स ने निदान किया वो था क्रोनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसका आज भी मेडिकल साइंस में कोई परमानेंट इलाज वर्ल्ड में नहीं है, आज भी नहीं। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा और उस तपस्या में भगवान की कृपा हुई, मैं उस बीमारी के लिए कोई दवाई नहीं लेता और उसने मेरे को ठीक कर दिया था। और आश्चर्य होगा दीपक जी, हमारा गुरुकुल जो दीनहीन था, गरीब था, जिसमें मैं रात दिन 22 साल से लगा हुआ था, जब मैं बीमारी से ठीक होके आया, वहां स्वामी जी ने कहा बेटे तू इस बीमारी से निकला है तो एक प्राकृतिक चिकित्सालय बनाओ ताकि और लोगों को भी जीवन मिले। और मैंने संकल्प लेके लोगों से एक एक कमरा दान में लेके शुरू किया और मैं वहां खुद चिकित्सक बन गया। क्योंकि जिन दिनों में बीमार था लगभग 3.25 महीने मैं वहां रहा, तो दिन में उपचार लेता था, बाकी समय लाइब्रेरी से बुक्स लेके सारा दिन पढ़ता था। तो प्राकृतिक चिकित्सा का बहुत गहरा नॉलेज मेरे को हो गया, तो अपने का भी जानकारी मिल गई। और जब मैं ठीक होके आया तो पूरे शहर में चर्चा हो गई कि वो आदमी जी गया, एक मरा हुआ आदमी दोबारा जी के आ गया।
लोग अब मेरे को ज्यादा देखने आते थे। और पता लगा मेरी बीमारी का, तो उसकी कई जगह चर्चा हुई, तो बड़े बड़े सेठ जिनको ये बीमारी थी अल्सरेटिव कोलाइटिस, वो 2-3 आ गए मेरे पास। मैंने उनका इलाज किया, वो ठीक हो गए। और वहां मैं दान मांग के चलाता था, उन्होंने कहा क्यों दुखी होते, हमारा पैसा किस काम आएगा। और उन्होंने वहां दान देना शुरू किया, लाखों करोड़ों रुपया दान। और आप ये देखिए दीपक जी, आज वो गुरुकुल जो दीनहीन टूटा फूटा था, आज एक वो डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में वाह। 40 एकड़ के कैंपस में भव्य इमारतें। पिछले वर्ष मेरे इस गुरुकुल से 17 बच्चे एनडीए में गए हैं, क्या बात। और इतने बच्चे आईआईटी नीट में और हर साल जाते हैं। 90% से ऊपर, लगभग 60% बच्चे नंबर लेते हैं। वहां एडमिशन के लिए कोई आता नहीं था। वहां हर वर्ष 12 से 13 हजार बच्चे एडमिशन के लिए आते हैं, और उनमें से 200-300 सेलेक्ट मैं कर पाता हूँ। वहाँ की गौशाला, वहाँ की शूटिंग रेंज, वहाँ का स्विमिंग, वहाँ की प्राकृतिक चिकित्सालय, हॉर्स राइडिंग, आज वो संस्था जो बिना अनुदान के अपने आप में उत्तर भारत और देश में स्थापित हो गए। आपने बीच में पूछ लिया, तो ये कहानी मेरे जीवन की छोटी सी रही। नहीं, सर की कहानी, मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि इसके कहानी जो इसका जो पर्सनल उसका जो अनुभव है, बहुत सीखने जैसा है कि हम सब समझ सकते हैं कि क्या हमें करना चाहिए, किस तरह से जीना चाहिए। सर, मैं एक कच्छ के बारे में, कच्छ के टॉपिक पे अभी आता हूँ कि आप जानते हैं कच्छ बहुत अनोखा इलाका है और बारिश कम होती है। और पहले तो ऐसा हुआ था कि बहुत अकाल वहाँ हुआ करता था और मौसम की भी चुनौतियाँ बहुत रहती है, पानी की कमी रहती है। इसकी ऐसे मुश्किल हालात में आप जो प्राकृतिक खेती की जो बात कर रहे हैं, उसकी जो हिमायत कर रहे हैं, वो वहाँ पॉसिबल होती होगी? दीपक जी, 100%। देखिए, जो रासायनिक खेती है, केमिकल फार्मिंग, उसमें तो आग है, उसको तो पानी बहुत चाहिए। हमारे हाइब्रिड बीज हैं, यूरिया है, डीएपी है, जब जमीन में पड़ता तो अग्नि पैदा करता है, उसको पानी की बहुत खपत है। लेकिन प्राकृतिक खेती में तो धरती की गुणवत्ता इतनी उन्नत हो जाती कि वो पानी को ऑब्जर्व करने की अपार क्षमता रखती है। उदाहरण के रूप में, अभी 3 दिन पहले एक अखबार के फ्रंट पेज पर जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक लेख लिखा है, और उसमें उन्होंने अपने रिसर्च जो दिए हैं, पहला तो दिया कि प्राकृतिक खेती ऐसी है जो रासायनिक खेती से तो ऑर्गेनिक कार्बन डाउन होता है, और इस खेती से ऑर्गेनिक कार्बन डबल गति से बढ़ता है। जब जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा तो उत्पादन भी बढ़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं कि रासायनिक खेती, जैसे जमीन रासायनिक खेती, वहां एक पाइप रखा प्लास्टिक का और उसको पानी से भर दिया, तो वो 24 घंटा में कितनी गहराई तक उसका पानी जा पाता है, ये देखा। और प्राकृतिक का देखा तो उससे 4 गुना ज्यादा अंदर गया पानी। पर्कोलेशन ज़्यादा हो। हाँ, नेचुरल, क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, अळसिया, अर्थवर्म, केचुआ होता है। वो धरती को इतना मुलायम बनाता है और उसके स्रोत को खोल देता है कि पानी पीने की अपार क्षमता धरती में होती है। इस समय आपके यहाँ कोई स्क्रीन नहीं है, नहीं मैं दिखाता, अपने खेत के मैं केचुए दिखाता हूँ लोगों को, अर्थवर्म दिखाता हूँ कि वो ऐसे धरती में जाते हैं, ऐसे आते हैं, ऐसे जाते हैं, ऐसे आते हैं। 8-10 फीट तक धरती में ऑक्सीजन उससे पहुंचता है। और वो एक तरह का अर्थवर्म नहीं, भारत में केचुआ, जिसको गुजराती में अड़सिया भी बोलते हैं, ये भारत में 3 प्रकार का है। और ये धरती में यूं भी चलता है, यूं भी चलता है, चारों तरफ अंदर छिद्र बनाता है, मुलायम करता है। और इसके साथ साथ धरती में ये
पोषक तत्वों को भी भारी मात्रा में प्रदान करता है। उदाहरण के लिए जिस खेत की मिट्टी को अलसिया खाता केचुआ और पेट से निकालता है, उस खेत की मिट्टी से रिसर्च हमने इसमें कराई है अपनी यूनिवर्सिटी में। केचुए के पेट से निकली मिट्टी में 6 गुना ज्यादा नाइट्रोजन है, 9 गुना फास्फोरस है, 11 गुना पोटास है। और बूढ़ा होकर जब ये केचुआ अलसिया मरता है तो धरती के सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। और मेरे एक एक खेत में, 1 एकड़ में कम से कम 15 से 18 लाख केचुआ काम करता है, इतनी बड़ी संख्या में। और ये बिना पैसे का मजदूर रात दिन काम करता है, जीता है तो भी खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाता है और मरता है तो भी बढ़ाता है। रासायनिक खेती ने सब मार दिया। और जो वर्षा होती है, टोटल पानी हमारे खेत का धरती के नीचे भूगर्भ में चला जाता है, बहता ही नहीं है। और हमारी धरती में नमी की मात्रा लंबे समय तक चलती है। हमारा पौधा वर्षा में मरता नहीं और अकाल में सूखता नहीं। दीपक जी, कमाल है इस प्रकृति का। उदाहरण के लिए कितनी भी बारिश मेरे खेत में हो जाए, 24-25 घंटा में सारा पानी धरती में चला जाता। ऐसे बुलबुले परपोटा उठते हैं उसमें, सब जमीन में, क्योंकि अलसिया ने, केचुए ने उसमें करोड़ों छिद्र किए हुए। यह है नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। और मजे की बात क्या है, जब ये अलसिया छिद्र बनाता है ना धरती में, तो अपने शरीर से ये वर्मी वो छोड़ता है, पसीना, उससे उस छिद्र को लीप करके चलता, ऊपर बंद नहीं होता जल्दी। गर्मी है, लूएं चलती हैं, कहीं पानी नहीं है, तो पौधे को पानी कहां से मिले? प्रकृति ऐसे देगी पानी। देखिए, आप गर्मी में भी फावले से 2 फीट कहीं भी जमीन को खोदेंगे तो नीचे बेज मिलेगा, नमी मिलेगी। और इस अलसिया केचुआ ने तो 8-9 फीट तक छिद्र बनाया हुआ है और वो बंद नहीं है। धरती जब तपेगी तो नीचे वाष्प बनेगा और वो वाष्प केचुए के बनाए छिद्र से ऊपर आके पौधे की जड़ की सिंचाई करेगी। अकाल में भी पौधा नहीं सूखेगा और पानी से पौधा मरेगा नहीं। ये काम केवल प्राकृतिक खेती में है, रासायनिक खेती में नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया सर जी। कच्छ के बारे में बात मैं आगे चलाता हूँ कि हम सब जानते हैं कि अभी कच्छ की खेती की पैटर्न चेंज हो रही है और अभी ये ड्रैगन फ्रूट है जो बागायत की ओर बहुत झुकाव हो रहा है किसानों का। और ड्रैगन फ्रूट है और खजूर है, केसर आम है, दाड़म भी है। और सर मेरा प्रश्न ये है कि ये फ्रूट्स इसके लिए भी ये प्राकृतिक खेती अच्छी रहती है? दीपक जी, 100%। देखिए, मैं कच्छ में बहुत जाता हूँ और वहाँ के खेडूत किसानों से भी मिलता हूँ। भूकंप के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी जब इस प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कच्छ की पूरा रूप ही बदल दिया। बहुत बड़ा काम वहाँ हुआ और जहाँ औद्योगिक क्रांति कच्छ में हुई, वहाँ खेती की भी क्रांति अद्भुत है। पानी का अभाव है, धरती रेतीली है और उसमें आज वहाँ किसान कमलम ड्रैगन फ्रूट उगा रहा है और केसर आम पैदा होता है, केला पैदा होता है, अनार पैदा होता है, खजूर पैदा होती है। और आश्चर्य तो तब होता है जब स्ट्रॉबेरी भी वहाँ पैदा होती है। तो ये सब कुछ वहाँ के किसान ने जो मेहनत की है, उनको मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन प्राकृतिक खेती में ये सब फ्रूट रासायनिक से भी ज्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि प्राकृतिक खेती में एक तो पानी की खपत कम हो जाएगी, 50% कम हो जाएगी। नंबर 2,
इसमें दीपक जी प्राकृतिक खेती से जो फ्रूट पैदा होगा उसकी मिठास जो है वो रासायनिक खेती से दोगुना हो जाती है। वो बहुत स्वादिष्ट हो जाता है, उसमें खुशबू आती है और उसमें ठहराव की क्षमता इतनी बढ़ जाती है। अभी मैंने आपके सामने ही हरीश भाई ठक्कर या उनसे बात की है और आपके सामने उनसे पूछा कि भाई रासायनिक खेती से उत्पादित किए हुए फल सब्जियां लंबे ठहर सकती हैं या रासायनिक वाली ठहरती हैं? तो उन्होंने एकदम आपके सामने फोन पे उत्तर दिया कि जी प्राकृतिक वाली लंबी चलती है। क्यों चलती हैं? क्योंकि इतना केमिकल उनमें होता है, उनको हम रखते हैं तो एकदम सड़ जाती हैं। और मेरे साथ उन्होंने घटना दी, एक बार टेटी खरबूजा उन्होंने मेरे को भेजा, मैं वो रख के भूल गया, घर में पूरा बदबू उठ गई। मैंने कहा इस बदबू आ कहाँ रही? मैंने अपने ये जो कर्मचारी थे कहा भाई कोई चूहा वगैरह ना मर गया देखो घर में। सब जगह ढूंढा, कुछ नहीं मिला। तो जिस बॉक्स में वो खरबूजे थे खोले तो उनमें वो बदबू, 3 ही दिन में सारा घर सड़ गया, फेंके हमने। और अभी वो टेटी भेजते हैं, वो एक एक सप्ताह नहीं खराब होता, कोई बदबू नहीं होती। तो प्राकृतिक खेती कच्छ के क्या पूरे देश के लोगों के लिए, दुनिया के लिए वरदान है, क्योंकि इसमें लागत कुछ लगती नहीं, धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, पानी की खपत कम होती है और उत्पादन में कमी आती नहीं, क्योंकि धरती में रेजिस्टेंस पावर है तो फल में भी रेजिस्टेंस आकर लंबा चलता है। ये वरदान है सबके लिए। जी सर ने जो बात की वो हम एज ए कच्छ मित्र के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि ये कच्छ बहुत बार आते हैं और कच्छ के जो किसान है, हरीश भाई की बात की, फिर मनोज भाई सोलंकी है, रतिलाल भाई भी है, जो भी अच्छा काम अच्छी खेती कर रहे हैं प्राकृतिक तरीके से, उसके साथ सर का बहुत जुड़ाव रहता है। सर ये आपने बहुत अच्छी बातें बताई, लेकिन एक जो कॉमन किसान है, सामान्य किसान की एक जी फरियाद होती है कि जो उसके पास जो 1-2 एकड़ जमीन है उसमें वो अपने हिसाब से खेती करता है, क्योंकि उसको भी अपना घर चलाना है। और जब प्राकृतिक खेती की ओर वो जाएगा तो बहुत कॉस्टली हो जाता है, ऐसी उन लोगों की फरियाद है। तो उसको उसको आप क्या मार्गदर्शन करेंगे? देखिए दीपक जी, ये वैसे धारणा बना रखी है। मैं अपने गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 180 एकड़ में प्राकृतिक खेती करता हूँ। हरीश भाई ठक्कर कच्छ में लगभग 400 एकड़ जमीन का मालिक है, वो प्राकृतिक खेती करते हैं। रतिलाल भाई गुणातीतपुर गांव है आपके बचाऊ के पास, 90 एकड़ में प्राकृतिक खेती करते हैं। और मैं आश्चर्य करता हूं, जब भी रतिलाल से बात होती है तो वो मेरे को कहता साहब कागज पेन रखवाओ और देखो कितना कमाता हूं मैं। वो 10 से 12 लाख रुपया प्रति एकड़ प्राकृतिक खेती से कमाता है। और एक ने इस समय हजारों मॉडल गुजरात में बन चुके हैं। पूरे गुजरात में हमारे पोर्टल पर 8.5 लाख किसान है जो प्राकृतिक खेती करते हैं। तो यदि इनको लाभ ना होता, और वो छोटे छोटे किसान हैं, कोई 2 बीघे का है, कोई 4 बीघे का, कोई 5 बीघा का है, उनको यदि लाभ ना होता तो क्यों करते? उल्टा जितना छोटा किसान होगा वो ज्यादा कमाता है, जी। क्योंकि वो लेबर बाहर की ना लगा के खुद काम कर सकता है। और दीपक जी, इसमें खर्चा तो है ही नहीं। घर में गाय होनी चाहिए देसी, जीवामृत घर का, बीजामृत घर बना लें, घन जीवामृत घर बनाएं, आच्छादन बनाएं, मल्टी क्रॉप करें। बाजार में तो जाना ही नहीं है। रासायनिक खेती में तो इतनी महंगे खाद हैं, यदि सरकार सब्सिडी ना दे तो आज किसान रासायनिक खेती कर ही नहीं सकता। आज भारत सरकार यूरिया डीएपी के एक बैग पर 3,000 रुपये खर्च करती है और 300 रुपये में किसान को देती है। इतनी बड़ी सब्सिडी है,
यदि ये ना मिले तो रासायनिक खेती तो एक दिन में फेल हो जाएगी, लेकिन प्राकृतिक खेती में कोई खर्चा है ही नहीं। इसलिए मेरे किसान मित्रों को डरने की जरूरत नहीं, इसमें खर्चा है नहीं, इनकम ही इनकम ही होगी। हाँ, एक निवेदन आपके माध्यम से मैं जरूर कहूंगा, जो किसान पहली बार रासायनिक से प्राकृतिक खेती में आता है, क्योंकि उसकी जमीन में कुछ बचा नहीं, वो बंजर हो चुकी है, उसमें अळसिया केचुआ मर चुका है, उसमें सूक्ष्म जीवाणु है नहीं, वो दोबारा बनाने के लिए पहले साल आप प्रति एकड़ 2.5 से 3 टन घन जीवामृत डालो, और जब भी पानी दें प्रत्येक पानी में जीवामृत दो, और 15 दिन में उसका स्प्रे करो। 2 साल में आपकी धरती सोना बन जाएगी, और इस प्रक्रिया से पहले ही साल उत्पादन भी उतना ही होगा जितना रासायनिक खेती में होता है। इसलिए मेरे किसान मित्रों, प्राकृतिक खेती ही आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है। आप चिंता न करें, इसमें उत्पादन घटने का सवाल ही पैदा नहीं। सर, मैं आपको एक बात याद दिलाऊंगा। आप कच्छ मित्र और नरमी ने जो कच्छ में एग्री फेयर किया था, उसके उद्घाटन के लिए आप आए थे, और आपने एक बहुत बढ़िया बात की थी कि हर लोग आज फैमिली डॉक्टर रखते हैं। मैं कहता हूँ आप फैमिली किसान रखो। ये मेरी प्रबल मान्यता है जी। कि यदि भारत के लोग, शहरों में रहने वाले बंधु, प्राकृतिक खेड़ूत को ढूंढ लें और प्राकृतिक ढंग से की गई खेती के उत्पाद का ही अपने किचन में, रसोई में प्रयोग करें, फल फ्रूट साग भाजी अनाज, तो उनको दवाई और डॉक्टर पे जाने की जरूरत ही नहीं बचेगी। इसलिए मेरा ये नारा है कि भाई फैमिली डॉक्टर की जगह फैमिली प्राकृतिक खेड़ूत ढूंढो, किसान ढूंढो, सबका समाधान होगा, ये सत्य है। सर, प्राकृतिक कृषि में आपने जैसे बताया कि पशुधन, गाय की बहुत बड़ी भूमिका है, और हम सब जानते हैं कच्छ में मालधारी संस्कृति कच्छ की है, और यहाँ की जो कांकरेज गाय है, बन्नी जैसा हमारा प्रदेश है, तो क्या कच्छ का जो पशुधन है वो प्राकृतिक खेती के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है? बहुत अच्छी। दीपक जी, प्राकृतिक खेती गाय के गोबर गोमूत्र पे आधारित है। ऐसा नहीं कि बाकी पशुओं के गोबर में सूक्ष्म जीवाणु नहीं, भैंस में भी हैं, बकरी में भी हैं, ऊंट में, गधे घोड़े गाय सब में। लेकिन जो रिसर्च हुई है लेबोरेटरी में, जो हमारी देसी भारतीय नस्लें पूरे इंडिया में, उनके 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से भी ज्यादा सूक्ष्म जीवाणु मिले, और गोमूत्र खनिज का भंडार है, सारी प्रकार की खेत की बीमारियों का निदान है। ये तो परम सौभाग्य कच्छवासियों का कि वहां आदमी थोड़े हैं, पशुधन ज्यादा है। जिस प्रदेश में इतना पशुधन हो, उनके लिए प्राकृतिक खेती करना बेहद सरल काम है, और ये वरदान है भगवान का। मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि वो गाय भैंस जो भी पालते हैं, उनकी नस्लों पर भी ध्यान दें। जब वो उन्नत नस्ल की होगी तो ज्यादा लाभ देगी। इस समय गुरुकुल कुरुक्षेत्र में मेरे पास 450 गाय हैं गुरुकुल में, और उनकी मैंने एक एक की ब्रीड बनाई है, और भारतीय नस्ल की 6 ब्रीड हैं, साहिवाल, थारपारकर, राठी, गिर, हरियाणवी और लाल सिंधी। एक भी गाय मेरी 15 लीटर से कम दूध नहीं देती। और जो क्रॉस ब्रीड गाय, जो खेती के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं मानी जाती, लेकिन पहले जब मेरे को अनुभव नहीं था प्राकृतिक खेती का, तो मैं बच्चों के दूध के लिए क्रॉस ब्रीड ही पालता था। लेकिन आज मेरी वो बनाई हुई नस्ल, 100 गाय मेरे पास ऐसी हैं जो 40 से 50 लीटर दूध प्रतिदिन देती हैं। इतनी क्षमता की गाय। यदि खेडूत किसान पशुधन भी पाले और खेती भी करे, तो उससे उसकी इनकम बढ़ेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी
बहुत चिंता करते हैं कि भारत का किसान समृद्ध हो, उन्नत हो, खुशहाल हो, उसकी आय बढ़े। तो उसके लिए प्राकृतिक खेती और जमा पशुपालन और पशुओं की नस्ल अच्छी बनाए। और दीपक जी, गुजरात सरकार ने बहुत बड़ी एक पहल की है। इन्होंने अब सेक्स सॉर्टेड सीमन बनवाया है। इस समय हल लोग चलाते नहीं, बछड़े जो हैं वो उपयोगी नहीं है, बेचारे सड़कों पर घूमते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, खेतों में जाते हैं, लोग मारते हैं, घूम फिर करके बेचारे स्लॉटर हाउस जाते हैं। अब उनकी जरूरत नहीं है, तो उसका निदान माननीय मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री जीतू भाई वाघानी को मैं बधाई देता हूं कि इन्होंने सेक्स सॉर्टेड सीमन बनवाया है। उससे क्या होगा कि हमारी भैंस पाढ़ी देगी और गाय बछड़ी देगी 90%, और वो बछड़ी भी उन्नत क्वालिटी की होगी, क्योंकि वो बहुत उन्नत सांड से ही सेक्स सॉर्टेड सीमन बनता है। और मजे की बात यह है, सरकार को वो एक सीमन लगभग 600-700 रुपए में पड़ता बनवाना, और गुजरात के खेडूत भाइयों के लिए 50 रुपए में मिलता है, केवल 50 रुपए में। तो मैं किसान बंधुओं से निवेदन करूंगा, जब भी आपकी गाय गर्भित होना चाहती है तो आप नजदीक के पशुपालन वाले अस्पताल में जाएं, और आप और कुछ भी ना बोल पाए इतना याद रखें, भैया वो सीमन लगाओ जिससे बछड़ी पैदा होती है, जिससे पाढ़ी पैदा होती है। वो डॉक्टर अपने आप समझेगा, और इससे आने वाले समय में हमारी गाय उन्नत ब्रीड की बनेगी, ज्यादा दूध देंगी, तो वो किसान की आय का भी स्रोत बनेगी। और गोबर गौमूत्र खेती के लिए वरदान है। तो कच्छ के लोगों के लिए तो प्राकृतिक खेती बहुत वरदान रूप है। हमारे देश के जनप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश विदेश में जहाँ भी जाते हैं, और ये कुछ कृषि या खेती की बात निकलती है तो वहाँ से बोलते हैं कि भाई आप हमारे गुजरात के गवर्नर देवव्रत जी को जानते हैं, क्योंकि इतने अच्छी तरीके से उसने ये मिशन काम किया। और मोदी जी का शब्द है कि आचार्य देवव्रत जी मिशन मोड पे काम कर रहे हैं। सर, मेरा प्रश्न ये है कि आप इतने सालों से ये काम कर रहे हैं, आपको प्रतिशत कैसा मिल रहा है? आप संतुष्ट है इसके? दीपक जी, जब मेरे को जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी ने गुजरात में सौंपी, तो उससे पहले 4 वर्ष मेरी जिम्मेदारी उन लोगों ने लगाई थी हिमाचल प्रदेश में। तो लास्ट के 2 साल जो हिमाचल प्रदेश में थे, उन दिनों मैंने वहां पहाड़ी क्षेत्र में प्राकृतिक खेती का प्रचार किया, और बहुत मेहनत के बाद 35,000 किसान में प्राकृतिक खेती से जोड़ चुका था। और आप उसकी लोकप्रियता देखिए, मेरे आने के बाद हिमाचल में 2.5 लाख किसान प्राकृतिक खेती करते हैं। एक दूसरे का लाभ देख करके, सीख करके वो इतना आगे बढ़े। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आशीर्वाद, प्रेरणा बहुत हमें मिलती है। उसका परिणाम ही है कि हमारा उत्साह और बढ़ता है। और इस समय यदि इसका परिणाम ना मिलता तो 8.5 लाख किसान गुजरात में कैसे इन दिनों में आते। पिछले 2 साल तो कोरोना ने खराब किए, यहाँ काम करने का 4 साल अवसर मिला। और इस समय जो हमारे कृषि मंत्री हैं जीतू भाई वाघानी, वो इतना डेडिकेशन से काम करते हैं, केवल प्राकृतिक खेती पे ही लगे रहते हैं पूरा दिन। और हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई मेरे को मिलते हैं, यही रास्ता है, इसके बिना मार्ग नहीं है। इस काम में जितना धन की समस्या आए हमें बताओ, हम प्राकृतिक खेती मिशन में कमी नहीं छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी जहां जाते हैं अपने भाषण में प्राकृतिक खेती की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी हम सबका उत्साहवर्धन पूरे देश का करते हैं। और ऐसी बात नहीं दीपक जी, आज प्रधानमंत्री जी के प्रयास के कारण पहला तो काम उन्होंने कर दिया कि प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बना दिया।
2400 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती के लिए दिया, और पूरे देश में जहां जाते हैं इसका बहुत हम सब लोगों को प्रेरणा देते हैं। और अब भारत सरकार के कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार लगभग 40 लाख किसान पूरे देश में प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है, जिस तरह से गुजरात सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, आने वाले इस एक साल में ही हम नए 5 लाख आदमी जोड़ने वाले हैं किसान। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का और कृषि मंत्री जी का आह्वान है। तो ये मिशन चलेगा, क्योंकि ये जरूरत बन गया है। अब लोगों की जरूरत है, लोग दुखी हो गए, धरती बंजर हो गई, पानी भूमिगत कम हो रहा है, पर्यावरण दूषित हो गया, अन्न साग भाजी सब में जहर है, सब बीमार हो रहे हैं। तो इसका निदान जब न तो हमारा उत्पादन घटता और सब चीजों की रक्षा होती है और खर्चा इसमें है नहीं, तो मैं समझता हूं हमारे किसान बहुत समझदार हैं, विवेकशील हैं, वो इसको जरूर तेजी से अपनाएंगे। अ, सर, आप किन कई सप्ताहों से मैं हम ये न्यूज़ देख रहे हैं, न्यूज़ पढ़ रहे हैं कि आप गांव में जा रहे हैं, कुछ ग्राम ग्राम कल्याण कार्यक्रम। तो ये क्या है ये? दीपक जी, बिल्कुल ठीक आपने पढ़ा सुना। पिछले 7 महीने से लगभग मैंने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जिन दिनों गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन दिनों उन्होंने एक कार्यक्रम चलाया था, एक रात्रि विश्राम गांव में, ऐसा कुछ कार्यक्रम का नाम दिया था। और वो गांव में जाते थे, रुकते थे, और उनकी इच्छा रहती थी हमारे अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि वो गांव के लोगों से जुड़े। वो आज भी इस बात को बहुत गंभीरता से बोलते भी, इच्छा भी रखते हैं। तो उनके उस कार्य से मैंने प्रेरणा ली कि मैं अक्सर गुजरात के दर एक जिला में जा चुका हूं, अनेक तहसीलों में भी गया, लेकिन मंच पे मैं भाषण दे करके वापस आ जाता हूं, लोगों से सीधा मेरा संपर्क नहीं बनता। जब तक परिवार की तरह हम एक दूसरे से ना मिलें, प्रश्नोत्तर ना करें, तो उसके बिना आदमी अब उस बात को गहराई से नहीं ले पाता। तो मैंने प्रधानमंत्री जी का मिशन सोच के कि गांव में रुकना चाहिए, तो गांव में रुकूं तो वहां केवल रुके क्या करूंगा, मैंने उसके साथ और कार्यक्रम जोड़े, और उसमें जोड़ा दीपक जी, प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान चला, एक पेड़ मां के नाम। तो पहले गांव में मैं गया तो मैंने 2-4 पेड़ लगाए। मैंने कहा यहाँ तो जंगल पड़े हैं, इतनी भूमि गांव में है पंचायत की, 1-2 पेड़ से क्या होगा, कम से कम 1 एकड़। और फिर मैंने कहा तू अकेला नहीं, सारे गांव को जोड़, ये दिमाग अपने आप रास्ते बनते चले गए। 3-4 गांव में मैं रुका, 2-4 पेड़ लगाए, लेकिन अब मैंने क्या तरीका बदला, जिस गांव में मैं रात को जाता हूं, उस गांव के महिला और पुरुष, एक परिवार एक पेड़ लेता है, उसके ऊपर उस परिवार का नाम है, रजिस्टर में नाम है, इतना नंबर पेड़ इस व्यक्ति के नाम का है, तो पूरा 1 एकड़, उससे ज्यादा भी, इससे कम नहीं होता। फॉरेस्ट को उसके साथ जोड़ता हूं, बढ़िया गड्ढे बनाते हैं, बहुत बढ़िया पेड़ लगाते हैं, पानी की पूरी व्यवस्था करते हैं। हर महीने में उनकी वीडियो मंगाता हूँ, कोई पेड़ मरना नहीं चाहिए, लगा देते हैं, फिर जानते नहीं जीता कि मर गया, तो हम उनको जीवित भी रखते। एक काम प्रधानमंत्री जी का मिशन। दूसरा प्रधानमंत्री जी का मिशन था स्वच्छता अभियान। हमारे गांव स्वच्छ होंगे तो लोग बीमार कम होंगे, अच्छा लगेगा, पर्यावरण शुद्ध होगा, दवाइयों में पैसा नहीं जाएगा। तो पेड़ के बाद में पूरे गांव में झाड़ू लेकर के स्वच्छता अभियान चलाता हूं, और गांव के लोग पूरा सहयोग करते हैं। ये अभियान दूसरा होता है, तब तक थोड़ा अंधेरा हो जाता है। फिर मैं उसी गांव के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति परिवार में, जो वहां गरीब है,
उसके घर में जाकर उनके बीच में बैठ के मैं भोजन करता हूँ। और अड़ोस पड़ोस के भी उनके उसी जाति के लोग आते हैं, मिलते हैं। वहाँ बहुत अच्छा समरसता का सुख मेरे को मिलता है। ये मैं लगातार करता हूँ। उसके बाद रात्रि को मैं उसी गांव का जो सरकारी स्कूल है उसमें मैं सोता हूँ। मैं किसी के घर नहीं जाता, वहाँ कोठी नहीं ढूंढता, उसी सरकारी स्कूल में रात को सोता हूँ। और सवेरे उठ के लगभग 5:45 में उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां और टीचर्स और गांव के भी भाई बहन आ जाते हैं। फिर 1 घंटा में योग की क्लास लगाता हूँ। क्या योग प्राणायाम पूरा मेरा भी हो जाता है और उनका भी एक ट्रेनिंग बन जाती है। और उसके बाद फिर मैं उस गांव का जो कि खेडूत प्राकृतिक खेती करता है, मैं उस खेत में जाता हूँ। वहां उसकी गाय का दूध निकालता हूँ, दोहता हूँ। हल चलाता तो हल भी चला देता हूँ, गाय का चारा जरूर तो वो भी कटवाता हूँ। और वहां आसपास के 5-10 गांव के खेडूत भी आ जाते हैं। वहां हम जीवामृत कैसे बनेगा, घन जीवामृत कैसे बनेगा, बीजामृत कैसे बनेगा, ये प्रैक्टिकल वहां सिखाते हैं, बना करके उनको दिखाते हैं और वो खेत उनको दिखाते हैं। अब वहां ऐसे हम मिल जाते हैं, हंसी मजाक मिलना, वो एक परिवार का रूप बन जाता है। फिर वहां मैं गवर्नर नहीं होता, वहां मैं खेडूत होता हूँ और खेडूत को भी लगता कि हमारे परिवार का व्यक्ति हमारे बीच में है। तो अब जिस भी गांव में मैं जाता हूँ उस गांव में क्रांतिकारी परिवर्तन आता है और लोग खेती से, प्राकृतिक खेती से तेजी से जुड़ते हैं, पशुपालन से जुड़ते हैं, स्वच्छता और पर्यावरण के महत्व को समझते हैं। ये अभियान, और मैंने निर्णय लिया दीपक जी, 268 तालुका जहां अपने प्रदेश में 268, या मैं हर एक तालुका में जाऊंगा और एक यात्रा में 2 दिन में करता हूँ। रात एक आज जाता हूँ, रात को रुकता हूँ, अगले दिन भी मैं पूरे तालुका के खेडूतों का एक प्राकृतिक कृषि संवाद करता हूँ। इन 2 दिनों के प्रवास में 4 से 6 हजार लोगों के डायरेक्ट संपर्क में मैं आता हूँ। सीधा संवाद हमारा होता है, बातचीत होती है और ये प्रशिक्षण भी चलता है। सर, हमारे किसान भाइयों के लिए एक छोटा सा स्पष्टीकरण मैं ये चाहता हूँ कि ये ऑर्गेनिक खेती जिसे सजीव खेती बोलते हैं और ये प्राकृतिक खेती, ये इसमें डिफरेंस क्या है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया दीपक जी। देखिए, जो जैविक खेती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ये भारत की नहीं है। एक ब्रिटेन से डॉक्टर हार्वर्ड अपनी पत्नी के साथ 1905 में भारत में आए थे और इंदौर के राजा ने उनका कुछ क्षेत्र में जैविक खेती के प्रचार के लिए सहयोग किया। लेकिन जब इस देश में घूमे उन्होंने देखा, तू ट्रेनिंग क्या देगा, ये तो बहुत अच्छी, हमारे से भी पहले करते हैं नेचुरल फार्मिंग। तो अब जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में अंतर क्या है, मैं खेडूत भाई किसान बंधुओं से निवेदन करूंगा। पहली बात, जैविक खेती में जो अळसिया, केचुआ, अर्थवर्म का प्रयोग होता है वो भारत का है ही नहीं, वो विदेशी है। वो गोबर नहीं, वो गोबर खाता, मिट्टी नहीं खाता और टेम्परेचर बढ़ता तो मर जाता, घटता तो मर जाता है। जबकि हमारे देश में केचुआ जो है वो 3 प्रकार का है। वो -डिग्री में भी काम करता है और 50 डिग्री में भी काम करता है और वो अद्भुत क्षमता उसमें काम करने की, वो गोबर भी खाता है और मिट्टी भी खाता है। पहला तो अंतर ये है। नंबर 2, जैविक खेती में वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं पक्के, फिर उसमें गोबर डाली जाती है, कुछ घास फूस डालते हैं, उसमें वो विदेशी अर्थवर्म अळसिया छोड़ा जाता है, केचुआ।
वो महीनों, कई 1.5-2 महीने लगाता उसको खा के पेट से निकालने में, फिर उसको छानना पड़ता, वो ऊपर आता है, वर्मी कंपोस्ट नीचे आता, इसमें कितनी लेबर किसान की पड़ती है। 2 बात। नंबर 3, कृषि वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि भारत के खाद्यान्न भंडार को भरने के लिए 2 फसलें सबसे बड़ा योगदान करती है, गेहूं और एक चावल। और इन दोनों फसलों की भरपूर उत्पादन लेना है प्रति एकड़, तो 1 एकड़ में 60 किलो नाइट्रोजन चाहिए। अब 60 किलो नाइट्रोजन यदि रासायनिक खेती करते हैं तो बाजार में जाओ, दुकान से यूरिया खरीदो, 1-1, 2-2 महीने के अंतर से 60 किलो डाल दो, तो उत्पादन भी पूरा और नाइट्रोजन भी पूरा। ये तो रासायनिक में हो गया। अब आप जैविक खेती यदि करते हैं तो 60 किलो नाइट्रोजन कैसे पूरा करेंगे? 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन होता है और हमने चाहिए 60 किलो, तो इसका मतलब 300 क्विंटल गोबर की खाद 1 एकड़ में पड़ेगी तो 60 किलो नाइट्रोजन पूरा होगा, और 60 किलो नाइट्रोजन पूरा होगा तो उत्पादन पूरा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब मैं सब खेडूत भाइयों से निवेदन करता हूं, किसानों से, क्या इस समय भारत देश में इतना पशुधन बचा है कि 300 क्विंटल गोबर की खाद प्रति एकड़ डाली जा सके? नहीं है। और यदि कोई डालने की कोशिश भी करे तो कितना पशुधन चाहिए? 30-40 पशु। अब एकड़ एक, पशु 30-40, किसान पशु पालेगा या परिवार पालेगा? इसका नाम है जैविक खेती, यह है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये संभव ही नहीं। नंबर 2, कृषि वैज्ञानिक बोलते हैं कि यदि आप गोबर की 300 क्विंटल खाद डालकर 60 किलो नाइट्रोजन पूरा नहीं कर पाते तो वर्मी कंपोस्ट 150 क्विंटल से भी 60 किलो नाइट्रोजन हो जाता है। अब मैं दूसरा प्रश्न करता हूं, वो 300 क्विंटल डालना पड़ता था गोबर की खाद और ये 150 क्विंटल। अब 150 क्विंटल में कितना पशु चाहिए? उसमें 40 चाहिए थे, इसमें 20 चाहिएंगे। क्या 1 एकड़ में 20 पशु किसान पाल सकता है, घर चला सकता है? इसका नाम है जैविक खेती। नंबर अगला, इतनी गोबर की खाद जब पड़ेगी तो उसमें मीथेन जैसी गैसेज पैदा होकर पर्यावरण को दूषित करेगी। और मीथेन कितनी खतरनाक है? कार्बन डाइऑक्साइड से 22 गुना खतरनाक है पर्यावरण के लिए मीथेन, जो जैविक खेती में निकलती है। अगली बात, इतना गोबर की खाद जब खेत में पड़ेगी तो उसमें निंदामण खरपतवार इतना पैदा होगा कि किसान की सारी लेबर उसमें चली जाएगी। इसलिए खेडूत भाइयों, भारत सरकार और प्रदेश सरकारें पिछले 30-40 साल से जैविक खेती का प्रचार करती, बजट भेजती, लेकिन देश में कोई सफल मॉडल जैविक खेती का नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि उसमें खर्चा भी कम नहीं होता, मेहनत भी कम नहीं होती, उत्पादन भी पूरा नहीं मिलता। जबकि प्राकृतिक खेती में यदि विधिवत 5 आयाम पूरे किए जाएं तो इसमें पहले ही साल उत्पादन पूरा मिलता है और लागत न के बराबर होती है। तो ये मूल रूप से प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में ये अंतर है। सर बहुत बढ़िया। आप सर एक व्यक्ति के तौर पे देश के युवाओं के लिए भी एक रोल मॉडल है, और हम आपकी जो बातें हैं तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि आप बहुत अनुशासनीय जीवन व्यतीत करते होंगे। आपकी दिनचर्या के बारे में जानने की जिज्ञासा थी कि आप दिन में किस तरह से क्या करते हैं? दीपक जी, मैं दरअसल गुरुकुलों में पढ़ा हूँ और वहाँ की जो दिनचर्या थी वो प्राचीन भारत की दिनचर्या चलती है।
वहाँ हमें 4 बजे जागरण किया जाता था और फिर उषा पान करने की परंपरा, पानी पियो, फिर थोड़ा टहल करके फ्रेश हो जाते थे। योगासन, प्राणायाम, खेल कूद का ये नियम चलता था और रात को समय पर सोने की व्यवस्था थी। तो ये लगभग जितना हो पाता है मैं प्रयास करता हूँ कि वो सारी परंपरा का पालन किया जाए। और खान पान में मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। और मैं हिमाचल था, वहाँ भी गाय रखता था, देसी गौ माता। और यहाँ लोक भवन में यहाँ भी गाय रखता हूँ। और दैनिक मैं हवन करता हूँ सवेरे। और ईश्वर का आशीर्वाद और लोगों के बीच में उनका शुभ आशीष मिलता है इस काम के करने से। यही मेरी दिनचर्या ज़्यादा रहती है। बीच में समय जब मिलता है तो मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ, अखबार भी मैं पढ़ता हूँ। थोड़ा टीवी में मैं कुछ नहीं देखता, केवल समाचार देखता हूँ। मेरे को याद नहीं मैंने कभी फिल्म देखी होगी। तो ऐसा जीवनचर्या रही सर। सर मेरा अंतिम सवाल ये है कि प्रकृति से जुड़ने के बारे में हमारे युवा वर्ग है, उसके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी है। वो जितने स्वस्थ होंगे, जितने निरोग होंगे, विचार से समृद्ध होंगे, राष्ट्रवादी सोच होगी, परिवार को उन्नति प्रगति को ले जाने का भाव होगा, वो राष्ट्र उतनी ही उन्नति करता है। तो मैं अपने देश की युवा पीढ़ी से नम्र निवेदन करूंगा। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी रात और दिन राष्ट्र ही राष्ट्र प्रथम का भाव के साथ काम करते हैं। और उन्होंने सारे देश के लोगों को एक संकल्प दिलाया कि 2047 विकसित भारत हो। इस मिशन में शायद आज जो लोग काम कर रहे हैं उस दिन को ना देख पाए, लेकिन ये आने वाली पीढ़ियों का तो सुखद सरल भविष्य होगा। तो पूरे देश की युवा पीढ़ी, भाई बहनों को, बेटे और बेटियों को, हम सबको मिलकर के राष्ट्र प्रथम के भाव से हम वो कार्य करें, जहां भी हैं, जिस रूप में हैं, अपने अपने काम को पूरी कर्तव्य भावना से करना। जब हर आदमी अपने कर्तव्य का पालन करेगा तो ये बहुत बड़ी राष्ट्र सेवा होगी और इसी में भारत विकसित होगा, जिससे देश का गौरव भी बढ़ेगा, आने वाली पीढ़ियां भी सुखी होंगी और हम भी जीवन सुख में यापन कर पाएंगे। सर एक सवाल ये भी उभर रहा है कि आप 2019 से गुजरात में हैं और उससे पहले हिमाचल प्रदेश और अपने हरियाणा में भी अपना कार्यक्षेत्र था। उस वक्त का भारत, आज से 10-15 साल पहले का भारत और 10 साल पहले का गुजरात, 10-15 साल पहले का क्या बदलाव आप बहुत बड़ा महसूस कर रहे बदलाव हैं? देखता हूँ मैं, बहुत बड़ा। मैं देखिए, प्राकृतिक खेती मिशन में दूसरे कार्यक्रम में देश भर में जाता हूँ। तो मैं जब एयरपोर्ट से यहाँ आता था या रेलवे स्टेशन से, तो गांधीनगर और इसके बीच में तो बिल्कुल सुनसान खाली सब कुछ था। आज तो ये एक बन गए, इतनी भव्य दिव्य इमारतें। यहाँ पर वो क्या नाम, जो अपना सिटी, गिफ्ट गिफ्ट सिटी, सिटी। वो तो गिफ्ट सिटी तो एक दर्शनीय चीज बन गई है। और इस समय रेलवे के जो स्टेशन हैं अभूतपूर्व, इस समय हजारों रेलवे स्टेशन का नव निर्माण देश में चल रहा है। और रेलवे के लिए जो माल ढोने वाली ट्रेन थी, उनके ट्रैक अलग बना दिए गए, वो अलग बन गए। मैं आजकल रेल खूब यात्रा करने का अवसर मिला, तो मैं आश्चर्य करता हूँ। जब बचपन की रेल यात्रा थी तो हम देखते थे जब बदबू आनी शुरू हो जाए तो समझो स्टेशन आने वाला है। आज स्टेशन पे कोई गंदगी नहीं, साफ सुथरे हैं। वहां पर सारी व्यवस्थाएं सुविधाजनक हैं। वंदे भारत जैसी ट्रेनें हवाई जहाज को भी भुला रही हैं। और हवाई जहाजों में देखें
तो दुगने से भी ज्यादा एयरपोर्ट इन 10 साल में बने। नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में भी और बहुत बड़े ब्रिज बने हैं। हाँ, इसके साथ पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरे भारत में समान रूप से रोड नेटवर्क बना है। और इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, एजुकेशन क्षेत्र में, और भारत की जो यश और कीर्ति समस्त विश्व में प्रधानमंत्री जी ने पहुंचाई है। वास्तव में बहुत काम इन 10 साल में देश में, मतलब आमूलचूल परिवर्तन हम कह सकते हैं, वैसा भाव दिखाई देता है। और देश का हर युवा एक उत्साह में है, उसको अपना भविष्य सुरक्षित और उन्नत दिखाई देता है। ये सबसे बड़ा बदलाव मैं देखता हूँ। आज वो निराशा का भाव जो 10-12 साल पहले क्या बनेगा, क्या होगा, घर से निकलते थे, स्टेशन पे गए, वीडियो चलता था, किसी सामान को ना छुएं, बम हो सकता है, ये नहीं पता था वापस घर जाएंगे कि नहीं। ये स्थिति हमने देखी। आज निर्भय होकर के हम देश में घूमते हैं, सीमाएं भी सुरक्षित हैं, अंदर से भी सुरक्षित हैं। भारत चहुमुखी विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री जी का ये मिशन 2047 तक विकसित भारत, ये निश्चित रूप से उनका संकल्प पूरा होता दिखाई देता है। हम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री और कोई मंत्री के लिए जनप्रिय शब्द इस्तेमाल करते हैं। मैं अपने अनुभव से और आचार्य महोदय जी ने जो काम किया है, मैं उसको जनप्रिय गवर्नर कहता हूँ, जनप्रिय राज्यपाल कहता हूँ। आचार्य जी, आपका बहुत शुक्रिया। आपने इतना समय व्यतीत किया और बहुत सारी बात की। और मैं दर्शकों को हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आचार्य जी के जो शब्द है, उसका जो अनुभव है और जो भी मार्गदर्शन है, वो हमारे सबके लिए बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है, और विद्यार्थी लोगों के लिए भी बहुत मूल्यवान है। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद दीपक जी, धन्यवाद आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय दिया और लोक कल्याण का भाव आप सदा लेके चलते हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद।